Today I will discuss about chapter 5 of class 12 biology. Name of the chapter is Principle of Inheritance and Variation. तो इस चैप्टर में हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में जानेंगे और इसके पीछे कौन से प्रिंसिपल फॉलो अप होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो इसमें हम लोगों को जिसके बारे में जानना है कि मेंडल साहब के बारे में, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन देखेंगे और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में स्टडी करें। हम सभी जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का जो बर्थ होता है तो ह्यूमन बीइंग होता है, एलिफेंट है तो उसका जो बर्थ होता है तो बेबी एलिफेंट होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। मैंगो ट्री है तो उससे जो कोई दूसरे प्लांट नहीं होते हैं। तो कौन है जो ये कैरेक्टर को ले जा रहा है कि सेम टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि जो भी ऑफस्प्रिंग बना, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं हम लोग कि इसका कैरेक्टर फादर से मिल रहा है, मदर से मिल रहा है, ग्रैंडफादर से मिल रहा है, ग्रैंड मदर से मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है? कोई न कोई है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करता है कैरेक्टर को, तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जो होता है हेरिडिटी हुआ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका जो इनहेरिटेंस बेसिस है, हेरिडिटी जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, ये फेनोमेनन जो है इसको आप इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वेरिएशन की बात करते हैं, तो बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें कि हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जीन के बारे में स्टडी करेंगे, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। ये टोटल पार्ट हमारा बायोलॉजी के जिस पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं दैट नो द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में ये जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं एज वेल एज वेरिएशन। जो ऑफस्प्रिंग होता है तो वो पेरेंट से वेरिड होता है, अलग तरह का होता है। ये नहीं कि फोटोकॉपी होता है, ऐसी बात तो होती नहीं है। वो उससे डिग्री ऑफ चेंजेस जो देखने को मिलता है दैट नो द वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस हो गया और वेरिएशन हो गया। इनहेरिटेंस हो गया इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी पेरेंट से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से कितना डिग्री से वेरी कर रहा है दैट नो द वेरिएशन। ये दो पार्ट है जिसके बारे में हमको पूरा डिटेल में समझना है। ऐसा नहीं कि वेरिएशन आज हो रहा है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन आज हो रहा है, ये पहले से चला आ रहा है। लेकिन इसके पीछे स्टडी के लिए जो सबसे पहले इस पर जो ध्यान दिए थे वह थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताए थे कि किस तरह से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। और आज नहीं, बहुत पहले से हम लोग अच्छे वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं। जो हमारे काम का है उसको सिलेक्ट करके उसको अलग करते हैं, जो बेकार है उसको अलग करते हैं। यानी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ये शुरू से चलता रहा है कि अच्छे कैरेक्टर को हम लोग उसको अलग कर करके उससे फिर क्रॉस कराते हैं, फिर नया डेवलप होता है, उसमें जो अच्छा है उसको अलग करते हैं। इस तरह से एनिमल में भी या प्लांट में भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर शुरू से रहा है। जैसे एक काव के बारे में कहते हैं, साहिवाल काव इन पंजाब, ये जो है वाइल्ड काव वैरायटी से, वाइल्ड काव जो था ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन बेस्ट कौन होगा और उसका फिर उसके बाद वाइल्ड काव से ही ये सेलेक्ट करके तैयार किया गया ये साइन। तो मेंडल
साहब जो इसमें जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो वर्क किया वह पी प्लांट पर किया, और पी प्लांट पर इनका जो सोच था, जो अपना एक्सपेरिमेंट था इनका, वह क्यों था? इस कारण से कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। इसके पीछे था कि पी प्लांट सबसे पहले बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल एक ही होता है, तो जब चाहे सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं और जब चाहे हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, तो हम इसके अधिक से अधिक जनरेशन का स्टडी वो कर सकते थे। फिर इसकी एडेप्टेबिलिटी जो थी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि वो हर जगह पर आराम से उग जाता था। प्लस में जो इसमें फिनोटाइप जो कैरेक्टर था, जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा था, अलग अलग तरह के कैरेक्टर इसमें देखने को मिल रहे थे। तो ये सब कारण से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पहली बात होगी। अब यहाँ पर जो कुछ टर्म है जो हमारे जेनेटिक्स में यूज होना है, जो इस पार्ट में यूज होना है, टर्मिनोलॉजी यूज इन दिस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर एक टर्म आता है फिनोटाइप और दूसरा आता है जीनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप होता है जो कैरेक्टर बाहर से दिखाई देता है, उसको आप फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप जैसे कि कोई प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है, कोई प्लांट डॉर्फ दिखाई दे रहा है, किसी का कलर फ्लावर का मान लीजिए रेड दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है, जो भी कैरेक्टर बाहर से दिखाई दे रहा है, दैट नो द फिनोटाइप। लेकिन जब जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं, जिसमें हम लोग अल्फाबेट का यूज करते हैं, जैसे कैपिटल टी फॉर लेते हैं टॉल के लिए, मान लीजिए स्मॉल टी लेते हैं डॉर्फ के लिए। डॉर्फ के लिए हम स्मॉल डी नहीं लेते, स्मॉल डी वहां पर हम नहीं लेते हैं, वहां पर कैपिटल टी अगर टॉल के लिए लेते हैं तो उसका जो ड्वार्फ है, ये टॉल एंड ड्वार्फ है क्या? अगर इसकी बात करें तो कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसमें देखा गया है कि एक कैरेक्टर का मिलता जुलता कैरेक्टर होता है। मान लीजिए हाइट एक कैरेक्टर, पी प्लांट का हाइट है एक कैरेक्टर, अब उसमें टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर। यहाँ पर मेंडल ने जो देखा था पी प्लांट में 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर के बारे में, उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को देखे वो, और उनके बीच में इन्होंने क्रॉस करके उसका रिजल्ट स्टडी किए अपने एक्सपेरिमेंट में। इनका ईयर था एक्सपेरिमेंट का, जो भी स्टडी जो किए थे 1856 टू 1863, दैट मीन्स 7 ईयर। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें डाटा कलेक्शन पर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर विशेष ध्यान दिए थे और एक परफेक्ट रिजल्ट की तरफ अपने को ले गए थे। तो इन्होंने क्या किया, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो बात करते हैं, उसमें कैरेक्टर जो है सीड का शेप है, इसमें है एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। अब इसकी बात जब करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव, जो कैरेक्टर अगर दोनों साथ साथ है और एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, तो जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट होता है, जो नहीं हो पा रहा है, जो हिडन हो गया, वो रिसेसिव ट्रेट्स होता है। तो सीड के शेप में इन्होंने देखा कि डोमिनेंट ट्रेट्स है राउंड, और व्रिंकल जो झुर्रीदार टाइप का होता है वो रिसेसिव ट्रेट्स है। उसी तरह सीड कलर है, तो सीड कलर में येलो जो है डोमिनेंट ट्रेट्स है और ग्रीन जो है रिसेसिव ट्रेट्स है। फ्लावर का कलर देखा तो वायलेट जो है डोमिनेंट ट्रेट्स है और व्हाइट जो है रिसेसिव ट्रेट्स है। पॉड का शेप देखा तो उसमें पॉड जो ऊपर का कवर होता है, वह फूल अगर है पूरा भरा हुआ है तो फूल रहेगा, तो फूल है तो वो डोमिनेंट ट्रेट्स है, जबकि कंस्ट्रिक्टेड है जिसमें कम होगा तो ऊपर नीचे होगा तो वो आपका रिसेसिव ट्रेट्स है। पॉड का कलर देखा तो मैक्सिमम में देखा जाता है ग्रीन है, तो ग्रीन हो गया डोमिनेंट ट्रेट्स, जबकि येलो हो गया रिसेसिव ट्रेट्स। और हाइट में बता चुके कि टॉल जो होता है डोमिनेंट ट्रेट्स और जो ड्वार्फ होता है वो रिसेसिव ट्रेट्स। और फ्लावर का पोजीशन, अगर फ्लावर का पोजीशन अगर टिप पर हो रहा है उसको कहते हैं टर्मिनल, और साइड में हो रहा है एक्सियल, तो एक्सियल इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड टर्मिनल इज द रिसेसिव ट्रेट। तो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पर इनका स्टडी था।
पी प्लांट पर। इसमें इन्होंने क्या ध्यान दिया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन करना और उसका हाइब्रिडाइजेशन करके हाइब्रिड प्राप्त करना और उसके रिजल्ट फिनोटाइप को देखना, ये इनका काम था। इसके लिए जो भी क्रॉस कराएंगे तो उसके लिए कम से कम पेरेंट्स का तो जरूरत है। तो पेरेंट्स कैसा होगा, तो पेरेंट्स इन्होंने कहा एक ट्रू ब्रीडिंग होना चाहिए, ट्रू प्योर लाइन होना चाहिए। तो ट्रू का मतलब हुआ, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो अल्फाबेट हम बोल रहे थे कि अल्फाबेट जो यूज करते हैं, तो अल्फाबेट में हम लोग जैसे मान लीजिए टॉल के लिए लिखे कैपिटल टी लिखे मान लीजिए, एक जैसा है, या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, जबकि ड्वार्फ के लिए हम लोग स्मॉल टी लिखते हैं। ये जो लिख रहे हैं, ये जो लिख कर इसको कहते हैं जीनोटाइप। एक हो गया जो कैरेक्टर बाहर से दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप, और जो ये इस तरह से लिखते हैं अल्फाबेट यूज करते हैं दैट वाज द जीनोटाइप। तो जो भी पेरेंट बनेगा वह हमेशा प्योर लाइन होगा, ट्रू ब्रीडिंग बनना है। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी प्लांट जो भी है हम जिसको पेरेंट्स बनाना चाह रहे हैं, वह प्लांट को पहले सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअस कराना है। कंटिन्यूअस इसलिए कराते हैं कि अगर उसमें कोई भी तरह का इम्प्यूरिटीज रह जाएगा तो वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो जब हम 10-20 जनरेशन तक अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगा वो हमेशा प्योर होगा, इम्प्योर का सवाल नहीं होता। तो यही पेरेंट बनने लायक है, ये इसी को उन्होंने पेरेंट बनाया और उसके बीच में क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के लिए उन्होंने क्या किया, कोई भी एक कैरेक्टर का जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स था उसको उन्होंने ले लिया। मान लीजिए हम हाइट को लेते हैं, तो हाइट में टॉल है या ड्वार्फ है, तो मेंडल साहब मान लीजिए टॉल एंड ड्वार्फ का करते क्या थे, कैसे करते थे। सबसे पहले कोई भी मेल कोई भी फीमेल बन सकता है। मान लीजिए पेरेंट प्लांट है दो ठो, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो टॉल का मान लीजिए मेल बनाना है उसको और ड्वार्फ वाले को फीमेल बनाना है मान लीजिए, तो फीमेल वाले से सब जितना भी स्टेमेन है उसका मेल पार्ट है उसको वहां से कटिंग करके निकाल देना है, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। तो वो जो निकालते हैं, जो रिमूव कर देते हैं बिफोर मेचुरेशन, जो रिमूवल ऑफ एंथर होता है दैट होता है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन करा दिए और उसके बाद उसके ऊपर बैग लगा दिए ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो। अब ये जो टॉल वाला का जो फ्लावर जब मेच्योर होगा तो उसका पॉलन लिए और बैग को हटा करके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब इससे जो सीड प्राप्त होगा, इस सीड को जब वो फील्ड में ग्रो कराए, ये जो प्लांट डेवलप करेगा ये पहला जनरेशन होगा जिसको F1 जनरेशन बोलते हैं। इसमें उन्होंने देखा कि सारा का सारा प्लांट जो ग्रो हुआ फील्ड में सब का सब टॉल हुआ, कोई भी ड्वार्फ नहीं हुआ। ड्वार्फ नहीं हुआ, ये पहला जनरेशन में जो भी प्लांट ग्रो करता है, जो भी कैरेक्टर दिखाई देता है फिनोटाइप, वो डोमिनेंट कहलाता है, तो टॉल हो गया डोमिनेंट। अब क्या किए उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी कि F1 के बाद F2 होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराए, सेल्फ पॉलिनेशन कराए, सेल्फिंग। और सेल्फ पॉलिनेशन जब कराए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि 3 प्लांट अगर हो रहा है टॉल तो 1 हो रहा है ड्वार्फ, यानी रेशियो 3:1 उन्होंने देखा। इस तरह से वह इसको, क्योंकि एक कैरेक्टर लेके के क्रॉस कराए थे, तो यहां पर एक सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम लिए, तो इसको कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से वह सिर्फ हाइट वाले कैरेक्टर से नहीं बल्कि सीड के शेप, सीड का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सब पर बारी बारी करके अलग अलग देखे, सब में रिजल्ट एक ही जैसा था, 3:1 F2 में आया फिनोटाइपिक रेशियो। अब इनका सोच हुआ कि जरूर कोई ना कोई है जो कैरेक्टर को तो ले जाता है, इसको उन्होंने जीन नहीं कह करके फैक्टर कहा।
कि कोई है रिस्पॉन्सिबल जो कि कैरेक्टर को ले जा रहा है। पेरेंट से F1 में गया, F1 से F2 में गया, यानी यहाँ पर जो कैरेक्टर को ले जा रहा है उसके लिए टर्म दिया फैक्टर उन्होंने, जिसको आज के डेट में हम जीन कहते हैं। और जीन हम जानते हैं क्रोमोसोम पर ही होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, डीएनए प्रोटीन का बना होता है, डीएनए के पार्ट को ही, फंक्शनल पार्ट को जीन बोलते हैं। लेकिन उस समय जीन के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फैक्टर इन्होंने कहा था। और ये जो क्रॉस कराए F1 और F2 जो देख रहे हैं, यहाँ पर जब F2 में 3 टॉल आया 1 ड्वार्फ, दैट मीन 3:1 आया। अब यहाँ पर ये देखना है, इन्होंने डाटा एनालिसिस पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पर F1 में जो देख रहे हैं कि सिर्फ टॉल आया, ड्वार्फ नहीं आया, लेकिन F2 में ड्वार्फ आ गया। इसका मतलब ड्वार्फ F1 में छिपा रह गया था, जो बाद में एक्सप्रेस हुआ। तो जो छिपा रह गया F1 में वो रिसेसिव कहलाएगा, जो वहां एक्सप्रेस हुआ वो हो डोमिनेंट। यहां से क्लियर हो गया डोमिनेंट कौन हुआ, रिसेसिव कौन हुआ। इन केस ऑफ हाइट, हाइट के एस्पेक्ट में टॉल इज द डोमिनेंट। और लिखने का तरीका बता चुके हैं। कैपिटल टी अगर ले रहे हैं हम टॉल के लिए तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी का प्रयोग करेंगे, डी का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसमें तब कितने तरह का जीनोटाइप संभव है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी होमोजाइगस हो गया, एलील एक जैसा है। एलील क्या होता है, एक फैक्टर का दो मिलता जुलता रूप, उसको बोलते हैं एलील। जैसे एक जीन है एक कैरेक्टर के लिए मान लीजिए, उसका दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो देगा तो दो डिफरेंट एलील है वहां पर, या सेम तरह का भी हो सकता है। तो दो एलील्स जो है इसको आप एलील कहते हैं, और वह एलील्स ऑलवेज इन पेयर, पेयर में होता है। जीन के जो एलील्स होते हैं पेयर में होते हैं। तो पेयर में एक जैसे हो सकते हैं या अलग तरह के हो सकते हैं। अगर एक तरह के हैं उसको बोलेंगे होमोजाइगस एलील, और दो अलग अलग तरह के हैं तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस एलील। तो इन केस ऑफ दिस कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस एलील हो जाएगा, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा हेटेरोजाइगस एलील। और हम बताए कि एक एट ए टाइम एक जीन को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया, इसीलिए उसको बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखिए यहाँ पेरेंट बना टॉल, टॉल है, ये ड्वार्फ है, प्योर है ये। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे जो गैमीट बनेगा, गैमीट में तो मियोसिस होता है बनने में, तो एक कैपिटल टी यहाँ है, एक कैपिटल टी यहाँ है। मान लीजिए इसको मेल मानते हैं, इसको फीमेल, तो स्मॉल टी, इसका जब क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी F1 में सबका सब कैपिटल टी स्मॉल टी आया जीनोटाइप, और सबका फिनोटाइप हुआ टॉल। यहाँ पर ड्वार्फ कोई नहीं हुआ, तो ये टॉल हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। अब इसका सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस सेल्फ हुआ, तो सेल्फ किया तो यहाँ पर से गैमीट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे, 50% कैपिटल टी होगा, 50% स्मॉल टी वाला। उसी तरह फीमेल में भी होगा, एक भी बनेगा उसी तरह से। तो यहाँ पर जब क्रॉस करा करके ये बॉक्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो जीनोटाइप को फिनोटाइप को जो बॉक्स में, ये स्क्वायर बॉक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये देने वाले थे रेजिनाल्ड पुनेट, जिन्होंने डायग्राम के द्वारा ये जीनोटाइप को एक्सप्रेस करने का बताया। इसको कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर, जिसमें कि हम लोग चाहे F1 में हो या F2 में हो या F3 में हो, जीनोटाइप और फिनोटाइप को एक्सप्रेस डायग्रामेटिकली करते हैं, ये प्यूनेट स्क्वायर कहलाता है। और रेजिनाल्ड सी प्यूनेट के द्वारा दिया गया। तो ये जो है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। जितना भी पॉसिबिलिटी है हम सबको इसमें दिखाते हैं, इस स्क्वायर वाले बॉक्स में। ये यूनिट स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या देखे F2 में, 3 देखे टॉल और 1 देखे ड्वार्फ। तो फिनोटाइप तो हो गया टॉल एंड ड्वार्फ, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1 इन F2 जनरेशन। बट व्हाट इज द जीनोटाइप, जीनोटाइप हो गया यहाँ कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ठो है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप हो गया। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछता है तो कैपिटल टी मिल रहा है 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है 2, और स्मॉल टी मिल रहा है 1।
तो यहाँ पर रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में कि मेंडल का वर्क बहुत समय तक पब्लिश नहीं हो सका, लोगों के नॉलेज में नहीं जा सका, इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ये 1865 लगभग 1865 के आसपास लगभग 35 ईयर तक इनका काम जो है अनरिकॉग्नाइज रह गया, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, इसका भी कुछ कारण रहा था। और फिर जाकर के हम लोग मेंडल का ही जो एक्सपेरिमेंट है उसमें द हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल लॉ के बारे में भी स्टडी करेंगे।